अगर आपने अपनी लाइफ में पहले भी कभी किसी ज़ॉम्बी मूवी को देखा है तो आपने देखा होगा कि अक्सर हर फिल्म में हमें ये दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ में दिमाग नहीं होता और वे बिना सोचे समझे किसी भी इंसान को देखकर उसे काटने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। अगर ज़ॉम्बीज़ की इस तरह की मूवीज देखकर आपको भी यही लगता है कि ज़ॉम्बीज़ में दिमाग नहीं होता तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आज की हमारी ये फिल्म कहानी देखकर ज़ॉम्बीज़ के बारे में आपकी सोच बदलने वाली है। इस फिल्म में दिखाए गए ज़ॉम्बीज़ में न सिर्फ दिमाग है बल्कि वे सेक्स और रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और इनकी इसी पावर के कारण ये ज़ॉम्बीज़ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ नहीं है बल्कि ये शैतान है। इस फिल्म में इन ज़ॉम्बीज़ का राजा भी है और रानी भी है और इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस फिल्म में थ्रिलर और इमोशन भर भर के हैं। स्वागत है आपका साइनो पर और आप देख रहे हैं कहानी आर्मी ऑफ डेड मूवी की। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क से। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अमेरिकन आर्मी के कुछ ट्रक बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ एक बेहद ही सुनसान सड़क से कहीं जा रहे हैं। एक ट्रक इन सब ट्रक्स के बीचों बीच चल रहा है। इस ट्रक के आसपास बहुत हाई सिक्योरिटी है। देखने पर ऐसा लगता है मानो इसमें कोई बहुत ही खुफिया चीज है जिसे सरकार छिपाना चाहती है। यह ट्रक अपने रास्ते पर जा ही रहे होते हैं कि तभी इनके आगे एक कार आ जाती है। यह ट्रक्स स्पीड में थे इसलिए उस कार से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के कारण बीच में चल रहे ट्रक में जोर का धमाका होता है और उसमें से एक बहुत बड़ा बक्सा बाहर की ओर गिरता है। इतने तेज धमाके के कारण ये बक्सा खुल जाता है। आगे दिखाया जाता है कि इस बक्से में एक ज़ॉम्बी कैद था जो अब आजाद हो चुका है। यह ज़ॉम्बी बाहर निकलते ही वहां पर मौजूद सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। जवाब में सोल्जर्स बचने के लिए उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वे उसे खत्म करने के लिए उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं लेकिन वह ज़ॉम्बी इतना तेज था कि उसे एक भी बुलेट नहीं लगती है। इसके बाद देखते ही देखते वह ज़ॉम्बी वहां पर मौजूद 2 सोल्जर को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर देता है। बचे हुए इन दोनों सोल्जर्स को वो ज़ॉम्बी इन्फेक्ट कर देता है और उन्हें लेकर वो वेगा शहर पहुंच जाता है। वेगा शहर पहुंचकर वे तीनों तबाही मचाते हैं और लगभग पूरे के पूरे शहर को ज़ॉम्बी लैंड में बदल देते हैं। इन तीनों के कारण अब शहर की अधिकतर आबादी ज़ॉम्बीज में बदल चुकी थी और ये ज़ॉम्बीज इतने तेज थे कि ये बड़ी से बड़ी आर्मी को भी मिनटों में धूल चटा देते थे। एक तरफ जहां ये ज़ॉम्बीज लोगों को इन्फेक्ट करके अपनी आर्मी बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वेगा सिटी में आर्मी का एक ग्रुप ऐसा भी था जो इन ज़ॉम्बीज से लगातार लड़ रहा था। यह ग्रुप वेगा सिटी को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यह फेल रहता है। इस ग्रुप का हेड था आर्मी ऑफिसर स्कॉट। स्कॉट एक फैमिली मैन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। स्कॉट की पत्नी एक ज़ॉम्बी अटैक के दौरान इन्फेक्ट हो जाती है इसलिए उसे अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी मारना पड़ता है। स्कॉट की बेटी अपनी माँ को अपनी आंखों से मरता हुआ देख लेती है इसलिए उसे अपने पिता से नफरत हो जाती है। अब एक तरफ जहाँ स्कॉट अपने परिवार और शहर के लिए लड़ रहा था वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज लगातार खुद को आगे से आगे फैला रहे थे और सरकार के पास भी इनसे बचने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए सरकार फैसला करती है कि वह वेगा शहर को पूरी तरह क्वारंटीन यानी लॉक कर देगी। शहर के पूरी तरह लॉक होने से पहले कुछ बचे हुए लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों में स्कॉट और उसकी बेटी भी शामिल थे। वेगा सिटी से निकलने के बाद स्कॉट अब आर्मी छोड़ देता है और वह एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करने लगता है। एक दिन जब स्कॉट अपने रेस्टोरेंट में कुछ काम कर रहा होता है तभी वहां पर एक आदमी आता है। ये गैंगस्टर स्कॉट से ये कहते हुए बात करना शुरू करता है कि स्कॉट, तुम तो जानते ही हो कि गवर्नमेंट ने वेगा सिटी में लॉकडाउन लगा दिया है और जल्द ही वह उन सभी जगहों पर बम ब्लास्ट करने वाली है जहां पर ज़ॉम्बीज रहते हैं और अगर एक बार सरकार ने वेगा सिटी पर बम गिराने शुरू कर दिए तो फिर पूरी वेगा सिटी तबाह हो जाएगी और अगर वेगा सिटी तबाह हो गई तो उसके साथ ही उसके कसिनो में रखे उसके $200 मिलियन भी तबाह हो जाएंगे। वह आगे कहता है कि वह उन $200 मिलियन को सरकार की मदद से भी निकलवा सकता है लेकिन वह सभी पैसे ब्लैक मनी है इसलिए उसे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो उन पैसों को सुरक्षित रूप से उसके पास वापस ला सके और यही कारण है कि वह इस काम को करवाने के लिए स्कॉट के पास आया है। वह स्कॉट को यह कहता है कि अगर वह उसके पैसे लाने में कामयाब रहता है तो वो उसे $50 मिलियन देगा। स्कॉट पहले तो उसका ऑफर ठुकरा देता है लेकिन बाद में थोड़ा सोचने पर उसे लगता है कि $50 मिलियन उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे इसलिए वह उस गैंगस्टर को हाँ कर देता है। स्कॉट के हाँ करते ही वह गैंगस्टर उसे अपने कसिनो का मैप देते हुए ये कहता है कि तुम्हें जितनी बड़ी टीम हायर करनी है करो, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए सिर्फ 36 घंटे हैं और इन 36 घंटों में काम खत्म करके तुम्हें कसिनो की छत पर खड़ा हेलीकॉप्टर लेकर वापस बाहर आना है। इतना सब कहने के बाद वह गैंगस्टर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में लास वेगास के बाहर मौजूद एक रिफ्यूजी कैंप को दिखाया जाता है। स्कॉट की बेटी कैप भी इसी रिफ्यूजी कैंप में एक सोशल वर्कर की तरह काम कर रही थी। इस रिफ्यूजी कैंप में एक गीता नाम की महिला और उसके 2 बच्चे भी थे। गीता हर समय काफी परेशान रहती थी। कैट ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने कैट को बताया कि वह वेगा सिटी से अपने पैसे निकालना चाहती है इसलिए उसे वापस वेगा सिटी जाना पड़ेगा। इस पर कैट उससे कहती है कि उसे जब तक सब कुछ ठीक न हो जाए तब तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन गीता उससे कहती है कि अगर उसे वो पैसे मिल गए तो उसे और उसके बच्चों को इस रिफ्यूजी कैंप में नहीं रहना पड़ेगा। इस पर कैट उसे ज्यादा मना नहीं कर पाती है और वह उसे वेगा सिटी में जाने देती है।
अब तक स्कॉट भी वेगा सिटी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसने अपनी एक 5 लोगों की टीम भी तैयार कर ली। उसकी टीम में थे मारिया, वनरो, पायलट मारियान, शार्प शूटर माइकी और तिजोरी खोलने वाले लुडविग डीटर। ये पांचों पहले भी स्कॉट के साथ काम कर चुके थे। अब टीम तैयार होने के बाद ये पांचों वापस उसी गैंगस्टर के पास जाते हैं जिसने उन्हें यह टास्क दिया था। वह गैंगस्टर उन्हें पूरे कैसीनो की बिल्डिंग का मैप दिखाते हुए समझा देता है कि उन्हें कहां से पैसे लेने हैं और कहां से वापस उड़ान भरनी है। साथ ही यह गैंगस्टर इनके साथ अपने एक एजेंट को भी भेजता है। इन सभी को वेगा सिटी में सड़क से ही जाना था क्योंकि वेगा सिटी एक फ्लाइंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। अब इसके बाद स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और उससे वेगा सिटी में जाने के लिए मदद मांगता है। स्कॉट की बेटी वेगा सिटी से आए हुए शरणार्थियों की मदद कर रही थी, इसलिए उसे वेगा सिटी के हालात के बारे में काफी कुछ पता था। स्कॉट की बेटी पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में उसके ज्यादा जोर देने पर वह उसे हाँ कर देती है। अब स्कॉट और उसकी टीम वेगा सिटी जाने ही वाले थे कि तभी स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि उसके कैंप में जो गीता नाम की रिफ्यूजी महिला थी वह कैंप छोड़कर वेगा सिटी भाग चुकी है। इसलिए स्कॉट की बेटी उस महिला को बचाने के लिए स्कॉट के साथ जाने की जिद करती है। पहले तो स्कॉट उसे बहुत मना करता है, लेकिन फिर वह उसकी जिद के सामने हार मान लेता है और उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्कॉट की बेटी के रिफ्यूजी कैंप से इनके साथ एक महिला भी जुड़ जाती है जो वेगा सिटी के बारे में सब कुछ जानती थी। यह लोग इसे पासपोर्ट नाम देते हैं। अब ये सभी कुछ कंटेनर्स की मदद से वेगा सिटी पहुंच जाते हैं। वेगा सिटी पहुंचने पर ये देखते हैं कि वेगा सिटी में ज़ॉम्बीज़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। यहाँ पहुंचते ही उन सब का सामना एक इन्फेक्टेड टाइगर से होता है। यह टाइगर भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो टाइगर उन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी उनके साथ रिफ्यूजी कैंप से आई वो छोटे बाल वाली लड़की पासपोर्ट उन्हीं की टीम के एक बड़बोले सैनिक को हाथ पैर बांधकर उस टाइगर के सामने फेंक देती है। उस सोल्जर को घायल करने के बाद वे स्कॉट की टीम को बताती हैं कि ज़ॉम्बीज़ इस सोल्जर को ले जाएंगे और उन सभी को छोड़ देंगे। साथ ही उन्हें वह यह भी बताती हैं कि यहाँ पर 2 तरह के ज़ॉम्बीज़ हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और कुछ बहुत डम है, और अगर वह लोग इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज़ के हाथ लग गए तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्हें इन इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज़ के लिए यहाँ पर किसी शिकार को छोड़ना पड़ेगा ताकि वह उन्हें छोड़ दे। अब इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि वे लोग उस घायल सोल्जर को जहाँ पर छोड़कर जाते हैं वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की क्वीन आ जाती है और वो उस सोल्जर को उठाकर अपने ठिकाने पर ले जाती है। ये ज़ॉम्बी जहाँ पर रहते थे वहाँ पर इनका एक राजा भी था। यह राजा वही ज़ॉम्बी है जो मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। यह राजा उस सोल्जर को इन्फेक्ट कर देता है और अपनी आर्मी के सामने फेंक देता है। ज़ॉम्बीज़ की यह भूखी आर्मी उस सोल्जर को कच्चा चबा जाती है। सोल्जर का शिकार करने के बाद आगे दिखाया जाता है कि राजा रानी को बहुत प्यार करता था और रानी प्रेग्नेंट भी थी। ऐसे यह पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज़ इमोशन से भरे हुए थे जिस कारण ये सेक्स कर सकते थे। अब एक तरफ जहां ज़ॉम्बीज़ की पार्टी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ स्कॉट और उसकी टीम आगे बढ़ती हुई उस कसिनो तक पहुंच जाती है जहां से उन्हें पैसे निकालने थे। कसिनो पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां पर हजारों ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं, लेकिन वे सभी सो रहे हैं। दरअसल इन ज़ॉम्बीज़ में 2 तरह के ज़ॉम्बी थे। पहले वो थे जो दिन में सोते थे और दूसरे वो थे जो रात में सोते थे। ज़ॉम्बीज़ को सोता हुआ देखकर इन्हें लगता है कि अब इन्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी इनकी टीम की एक लड़की से गलती से कुछ नीचे गिर जाता है जिससे पूरे हॉल में एक जोर की आवाज होती है और इस कारण सभी ज़ॉम्बीज़ नींद से जाग जाते हैं। वे ज़ॉम्बीज़ उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की उन ज़ॉम्बीज़ से बड़ी बहादुरी से अपनी आखिरी सांस तक लड़ती है, लेकिन बदकिस्मती से वह बच नहीं पाती है और वे ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं। अब स्कॉट और उसकी टीम अपनी जान बचाने के लिए वहां पर एक बम ब्लास्ट करते हैं। इस बम ब्लास्ट में वहां पर मौजूद वह लड़की और सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और उस तिजोरी की तरफ जाते हैं जहां पर सारा पैसा रखा हुआ था। यहां पर वे लोग तय करते हैं कि कुछ लोग बाहर पहरा देंगे और कुछ अंदर जाकर तिजोरी खोलेंगे और उनके साथ आई हुई पायलट छत पर रखे हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के लिए तैयार रखेगी। तिजोरी खोलने के लिए अंदर डिएटर, वनरो और माइकी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर वे कई कंकालों को देखते हैं। वनरो समझ जाता है कि उनसे पहले भी कुछ लोगों ने इस तिजोरी को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी असफल रहे और मारे गए। उन्हें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि तिजोरी की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा हाईटेक है और अगर उनमें से कोई भी इस तिजोरी को खोलने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद तिजोरी खोलने वाला लड़का डीटर यह आइडिया देता है कि अगर उनमें से कोई एक आदमी इस समस्या को एक बार पार कर लेता है तो ये सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा और वे सभी तिजोरी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर समस्या यह थी कि अगर कोई भी उन समस्याओं को पार करने की कोशिश करता तो वो मारा जाता। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए वनरो एक ज़ॉम्बी लेकर आता है और उसे एक मुर्दे के हाथ का लालच दिखाकर तिजोरी तक भेजता है। वो ज़ॉम्बी तिजोरी की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो तिजोरी तक पहुंचने से पहले ही मारा जाता है। उस ज़ॉम्बी के कारण उस तिजोरी की सिक्योरिटी डीएक्टिवेट हो जाती है। अब वे सभी उस तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। वे लोग तिजोरी को खोलने की कोशिश ही कर रहे थे कि इसी दौरान कसिनो के बाहर ज़ॉम्बीज़ की रानी और एक ज़ॉम्बी आ जाते हैं। कसिनो के बाहर पासपोर्ट और उस गैंगस्टर का एजेंट पहरा दे रहे थे। वे लोग किसी तरह उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं और ज़ॉम्बीज़ की रानी को कैद कर लेते हैं।
जॉम्बीज की रानी को कैद करने के बाद वह एजेंट उसका सर काट कर अपने बैग में रख लेता है। यह सब देखकर पासपोर्ट उससे सर काटने के पीछे का कारण पूछती है। तब वह एजेंट उसे बताता है कि हकीकत में उस गैंगस्टर ने उन लोगों को यहाँ पर पैसे लेने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उसे तो रानी का सिर चाहिए था, क्योंकि रानी के सिर के जरिए वह सभी ज़ॉम्बीज पर अपना कंट्रोल कर सकता है और फिर वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। वह एजेंट पासपोर्ट को यह सब बातें किसी और को बताने से मना करता है। सर काटने के दौरान वह रानी बहुत तेज रोती है, जिससे उसकी आवाज किंग तक पहुंच जाती है। किंग रानी को ढूंढते हुए रानी के शरीर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद वह कटी हुई रानी का दर्द देखकर रोने लगता है। उस रानी के पेट में उसका होने वाला बच्चा भी था और किंग उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो चुका था। रानी का सिर काटने के कारण वह बच्चा उसकी कोख में ही मर जाता है। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उन लोगों से बदला लेने की ठान लेता है। अब किंग अपनी पूरी फौज लेकर कसिनो आ जाता है। अब एक तरफ जहां कसिनो पर ज़ॉम्बी अटैक होने वाला था, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने वेगा सिटी पर परमाणु बम गिराने की तारीख थोड़ी आगे करके उसी दिन रख दी जिस दिन वे लोग वहां पर गए हुए थे। अब उन लोगों के पास पैसे लेकर वेगा सिटी से निकलने के लिए सिर्फ 1 घंटा था। स्कॉट और उसकी टीम जल्दी से तिजोरी के पास जाती है और वे तिजोरी खुलने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में वो तिजोरी भी खुल जाती है और वे लोग वहाँ से पैसा लेने लगते हैं। वे तिजोरी से पैसा निकाल ही रहे थे कि तभी स्कॉट की साथी मारिया उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। दरअसल मारिया और स्कॉट पहले भी साथ काम कर चुके थे, लेकिन हालात के कारण वे अलग हो गए। अब यहाँ पर स्कॉट भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। वे दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी स्कॉट को अपनी बेटी केट की याद आती है। स्कॉट केट को आवाज देता है, लेकिन केट वहाँ पर नहीं थी। केट यहाँ पर कसिनो छोड़कर उस महिला को ढूंढने निकल जाती है जो उसके रेफ्यूजी कैंप से वेगा सिटी आई थी। स्कॉट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह केट को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। मारिया के बहुत ज्यादा जिद करने पर स्कॉट उसे भी साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। अब वे दोनों कसिनो से बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। ये ज़ॉम्बीज मारिया को मार देते हैं। मारिया को मरा हुआ देखकर स्कॉट का दिल टूट जाता है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी टीम के लिए उन ज़ॉम्बीज से लड़ना शुरू कर देता है। स्कॉट और पासपोर्ट दोनों एक रास्ते से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके साथ आया वह एजेंट खुद बाहर निकलकर उन लोगों के लिए वह रास्ता बंद कर देता है और अकेला ही भाग जाता है। उस एजेंट को लग रहा था कि उसके बैग में ज़ॉम्बी क्वीन का सिर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पासपोर्ट ने उस सिर को पहले ही अपने पास रख लिया और उसके बैग में पैसे गिनने वाली मशीन डाल दी थी। वहां से भागने के बाद वह एजेंट थोड़ी दूर जाकर क्वीन के सर को देखने के लिए रुकता है कि तभी उसके सामने वह ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है और वह टाइगर उस एजेंट को मार देता है। अब इस कसिनो में स्कॉट और उसकी टीम के सिर्फ 5 मेंबर बचे थे। 3 लोग तिजोरी के पास थे और 2 स्कॉट और पासपोर्ट वहां से भाग रहे थे। तिजोरी के पास अब बड़ा ज़ॉम्बी अटैक हो चुका था। एक बार तो तिजोरी के पास मौजूद वो लोग जैसे तैसे बच जाते हैं, लेकिन फिर वह ज़ॉम्बी किंग वहां पर आ जाता है और वह उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट, पासपोर्ट और उनका एक साथी वहां से बाहर निकलने के लिए एक दीवार में होल करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीवार काटने वाला डीटर और वंडरो किंग से लड़ने लगते हैं। वंडरो बहुत पावरफुल था, लेकिन ज़ॉम्बी किंग इतना शक्तिशाली था कि वह उसके सामने टिक नहीं पाता। अब ज़ॉम्बी किंग वंडरो को इन्फेक्ट करने ही वाला था कि तभी डीटर किंग पर अटैक कर उसे बचा लेता है। डीटर वंडरो को तिजोरी में बंद कर देता है और खुद उस ज़ॉम्बी किंग के सामने चला जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट की टीम में वह खुद, पासपोर्ट और उनका एक साथी ही बचे थे। वे तीनों कसिनो की छत पर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन पर ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। यहाँ पर स्कॉट का वह बचा हुआ साथी भी मारा जाता है। स्कॉट और पासपोर्ट किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से बचकर उस कसिनो की छत पर खड़े हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं। वे दोनों वहाँ से उड़ान भरने ही वाले थे कि तभी उन दोनों के पीछे ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। ज़ॉम्बी किंग उन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी पासपोर्ट अपने बैग से रानी का कटा हुआ सिर निकाल लेती है और उस पर बंदूक रख देती है। किंग रानी का कटा हुआ सर देखकर उन पर हमला नहीं करता, क्योंकि अगर वह उन पर हमला करता तो वे रानी की सिर को गोली से उड़ा देते, जिससे रानी फिर कभी जिंदा नहीं हो पाती। पासपोर्ट स्कॉट को कहती है कि वह अकेला ही यहाँ से चला जाए। स्कॉट पहले तो उसे मना करता है, लेकिन फिर उसके ज्यादा कहने पर वह उस लेडी पायलट के साथ वहां से उड़ान भर लेता है। पासपोर्ट उनको उड़ान भरते हुए देख रही थी कि तभी पीछे से ज़ॉम्बी किंग मौके का फायदा उठाकर उस पर अपने भाले से अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी किंग का भाला लगने से पासपोर्ट का शरीर एक दीवार से चिपक जाता है और वह लगभग मरने ही वाली थी कि तभी वह अपने हाथ में मौजूद उस सिर को छत से नीचे फेंक देती है। छत से गिरने के कारण वह सिर पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिससे ज़ॉम्बी क्वीन का वहीं पर अंत हो जाता है। किंग इस सदमे को सह नहीं पाता है और वह स्कॉट के हेलीकॉप्टर का पीछा करना शुरू कर देता है। स्कॉट और वह लेडी पायलट शहर से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी स्कॉट उस लेडी पायलट को कहता है कि वह हेलीकॉप्टर को उस बिल्डिंग पर ले चले जहां पर उसकी बेटी केट फंसी हुई है। थोड़ी ना नुकर करने के बाद वह लेडी पायलट हेलीकॉप्टर को उस बिल्डिंग पर ले लेती है जहां पर केट फंसी हुई थी। केट इस बिल्डिंग में गीता को ढूंढने आई थी और उसे गीता मिल भी जाती है।
लेकिन तभी उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। वे लोग किसी तरह उस ज़ॉम्बी के अटैक से तो बच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी किंग भी अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। कैट और गीता एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मार देती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी किंग को नहीं मार पाती है। ज़ॉम्बी किंग अब उन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर स्कॉट आ जाता है और वह किंग के ऊपर एक बम फेंक देता है। ज़ॉम्बी किंग उस बम का शिकार हो जाता है। इस धमाके के बाद वे लोग वहाँ से भागकर छत पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वे देखते हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर है ही नहीं। स्कॉट को लगता है कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली उस पायलट ने उसे धोखा दिया, लेकिन फिर अचानक हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के पास से उनके सामने आ जाता है और छत पर लैंड होता है। वे लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। दरअसल वह ज़ॉम्बी किंग इतना पावरफुल था कि उस बम धमाके से उसका कुछ नहीं हुआ। किंग उन्हें पकड़ने ही वाला था कि इतनी देर में वे उड़ान भर लेते हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बी किंग एक लंबी छलांग मारकर उस हेलीकॉप्टर में घुस जाता है। अब हेलीकॉप्टर में ज़ॉम्बी किंग और स्कॉट के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इस फाइट के दौरान वह ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है। इन दोनों की फाइट चल ही रही थी कि अब इनका हेलीकॉप्टर शहर से बाहर आ जाता है। वह ज़ॉम्बी किंग स्कॉट को हेलीकॉप्टर से गिराने ही वाला था कि तभी स्कॉट की बेटी कैट उस किंग के सर में गोली मार देती है और वह वहीं पर खत्म हो जाता है। वे लोग अभी जस्ट शहर से बाहर निकले ही थे कि तभी यूएस एयरफोर्स सिटी पर न्यूक्लियर बम गिरा देती है। यह बम इतने पावरफुल थे कि इन लोगों के सिटी से बाहर निकलने के बावजूद इन बम की वजह से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश में हेलीकॉप्टर के पायलट और गीता मारी जाती हैं, जबकि कैट और स्कॉट जिंदा बच जाते हैं। स्कॉट कैट को कहता है कि वह उसे गोली मार दे, क्योंकि अब वह भी इन्फेक्ट हो चुका था। कैट उसे गोली मारने से मना कर देती है और वह कहती है कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक स्कॉट ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और कैट मजबूरी में स्कॉट को गोली मार देती है। अब यहाँ पर स्कॉट का किस्सा खत्म हो चुका है और ये मूवी का अंतिम सीन है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी किंग के अटैक के समय स्कॉट का जो साथी वंडरो उस तिजोरी में बंद हो गया था, अब वह उस तिजोरी के टूटने के कारण वहाँ से बाहर निकल चुका था। वह उस तिजोरी से सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वंडरो अपना पैसा लेकर एक प्राइवेट प्लेन की मदद से शहर छोड़ने ही वाला था कि तभी फ्लाइट में उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। टॉयलेट में जाकर वह जब अपने हाथ को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काटा था। अब यहाँ पर मूवी एक सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। वंडरो के साथ आगे क्या हुआ यह तो इस मूवी के अगले पार्ट में ही पता चलेगा। IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 5.8 स्टार की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जैक स्नीडर ने। मिलते हैं एक और ऐसी शानदार कहानी में। तब तक अगर आप एक और शानदार कहानी देखना चाहते हैं तो आप राइट में दिए हुए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।